कसूरी साहब, इस्लामाबाद मुआहिदा एक माह भी नहीं सस्टेन कर सका, टेक्निकल मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़े और दोबारा जंग शुरू हो गई। जब मुआहिदा हो रहा था तो उस वक्त भी एक तासुर था कि इट वॉन्ट वर्क। दोनों तरफ से बड़ा वफ्द मुज़ाकरात में शरीक था। मुआहिदे के नुकात ठीक नहीं थे, ड्राफ्ट जल्दबाजी में तैयार हुआ, क्या रीज़न है, क्यों मामलात खराब हुए? देखिए जी, हर इस किस्म की जो बातचीत होती है, मैं तो खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। हमारी हिंदुस्तान से कई जंगें हुई थी, उसके बाद मेरे दौर में हमने कश्मीर सेटलमेंट पे बाकायदा, मैंने किताब में जिसका जिक्र भी किया है, हमारा एग्रीमेंट हो गया था कश्मीर फ्रेमवर्क। 3 साल जारी रहा। ना हिंदुस्तान की हुकूमत ने कोई ऐसी बात की जो हमारे लिए मुश्किल बन जाए, ना हमने बात की जो उनके लिए मुश्किल बन जाए। तो पहली रिक्वायरमेंट जो किसी मुआहिदे पे होती है, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट तो पैदा होता है, लेकिन ट्रस्ट माहौल से भी होता है। माहौल पहले दिन से ख़राब है। ख़ास तौर पर जिस किस्म की लैंग्वेज प्रेसिडेंट ट्रंप इस्तेमाल करते हैं, वो हॉट एंड कोल्ड ब्लो करते हैं बैक वक्त, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसीज कर रहे होते हैं। कभी वो स्टॉक मार्केट के ऊपर प्ले कर रहे होते हैं, कभी ऑयल प्राइसेस देख रहे होते हैं, और असल में उनकी नज़र आने वाले इलेक्शन पे है। तो एक तो इसमें ये फ़र्क है कि इसमें पहले दिन से इस किस्म की जो बुर्दबारी की रिक्वायरमेंट है जिससे ट्रस्ट पैदा होता है, वो ट्रस्ट नहीं है। इसी तरह से ईरान में इस नहीं, लेकिन कम हद तक जो IRGC है, वहाँ के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर तो बड़ी समझदारी से बात करते हैं, लेकिन IRGC की तरफ से ऐसे बयानात आते रहते थे जिसमें ये लग रहा था कि वो भी वैसी ज़बान तो नहीं इस्तेमाल करते, वो तो खैर दुनिया में कोई भी नहीं करता जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काफ़ी सख्त वो ज़बान इस्तेमाल करते थे। अब एक तो ये है कि नंबर 2, मुझे लग रहा है कि पहले दिन मुश्किल पड़ गई जब आइटम 1 जो था MOU में, वो था लेबनान का इशू, और ये था कि सीज फायर लबनान पे अप्लाई करेगी। इसकी तस्दीक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो नेगोशिएटर हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की। जब इजराइल ने कहा कि ये नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं ये है। बावजूद उसके तकरीबन सिंक्रोनाइज किया अमेरिका ने पर्दे के पीछे रहते हुए लबनान और इनकी सीज फायर कराई। सीज फायर तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मजा का खेज थी। वो भाई लबनान की तो फौज ही इस काबिल नहीं कि वो इम्प्लीमेंट करा सके कोई डिसीजन। हिजबुल्लाह इज मच मोर पावरफुल देन द लेबनीज आर्मी। क्यों? कि इजराइल ने खुद कोशिश की है पहले दिन से कि किसी मुल्क की उसके इर्द गिर्द फौज मजबूत ना हो, तो उसने पहले दिन से कोशिश रखी कि लबनान की फौज को कमजोर रखा जाए। तो एक तो कमजोर फौज है, उनके साथ मुआहिदा करा लिया, तो इससे खुद लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया कि एक तरफ MOU में लबनान का जिक्र आ रहा है कि ये कवर होगा, दूसरी तरफ एक अलहदा मुआहिदा करवा दिया इजराइल का, लेबनान का, और वो भी वाशिंगटन में करवाया। तो एक तो लैक ऑफ ट्रस्ट तो पहले ही दिन से था। तो नंबर 2, जो तहम्मुल और बुर्दबारी की ज़रूरत है, वो भी एब्सेंट था। मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पर यह फैसला ईरान ने करना है। अब असल में अगर आप देखें तो जो लान तान हो रही थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप पे हो रही थी जी। और प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा जा रहा था सरेंडर डॉक्यूमेंट करके आ गया। जो जायनिस्ट लॉबी थी, जो क्रिश्चियन जायनिस्ट कह रहे थे, हार के आ गया, सुपर पावर को हरवा दिया, इसने सरेंडर कर दिया। और इजराइल का मीडिया में मॉनिटर कर रहा था, पढ़ रहा था, इनको वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने स्कम का, SCUM, अब उसका मैं क्या तर्जुमा करूं जी। उसका स्कम का उन्होंने, इजरायली लॉबी इतनी सख्त नाराज थी ट्रंप और वांस से। तो मेरे ख्याल में ईरान की IRGC को सोचना चाहिए कि हर वो कदम जो इजराइल और अमेरिका के दरमियान खलीज को बढ़ाए, वो उनके मफाद में है। इस तरीके से तो ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। इनका दोबारा इकट्ठा होना ना तो मुसलमान ममालिक के लिए अच्छा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ना ईरान के लिए अच्छा है। तो इसलिए दोनों साइड्स को ये सोचना पड़ेगा। देखना यह है कि क्या ईरान
को कोई कंसेशन मिले। एक कंसेशन तो मिला कि उनको ऑयल जो उनकी वो ब्लॉकेड हटा दिया गया ताकि वो अपनी ऑयल शिपमेंट कर सकें, बेच सकें। एक तखमीने के मुताबिक $5 बिलियन का उन्होंने तेल बेचा। उनको किस हद तक सैंक्शन रिलीफ मिल रहा था मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन लग रहा था कि उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। बहस ये हो रही थी 12 बिलियन है, 24 है, कतर के जरिए है, फलां, सारी ये बहस ओपनली हो रही थी, जिससे लग ये रहा था कि इनको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। वो ये रहा है कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं उसी तरह IRGC 2% का उसी तरह जवाब मिल जाता है और IRGC बयान दे देती है जो कि फॉरेन मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है, बल्कि मुझे अफसोस हुआ प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ मज़ामीन लिखवाए गए ईरान के मीडिया में जो IRGC के करीब समझा जाता था और ऐसी सूरत पैदा की गई कि एक्चुअली रैबर को कहना पड़ा, रैबर से पूछा गया कि आप सपोर्ट करते हैं या नहीं। उनका मैं वैसे तो इसको को अच्छा नहीं समझता है MOU को, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि मुल्क के मफाद में है। तो जो लोग लान तान कर रहे थे उन्हें भी कवर मिल गया कि जी रैबर भी इससे खुश नहीं है। देखें, जब बातचीत हो, जब इंडिया पाकिस्तान बात कर रहे थे, जिसका मैं जिक्र आपको कर रहा हूँ, ये मुआहदे के नतीजे जब पहुंचे थे, दो ये विन विन ही होता है। ये नहीं होता कि एक हार जाए एक जीत जाए, ऐसा कोई मुआहदा नहीं होता। वो तो वॉर में तो हो सकता है, लेकिन नेगोशिएशन में विन विन है। ये भी विन विन है दोनों साइड्स को। इससे मेरा ख्याल है कि ईरान को ये देखना चाहिए कि अगर उनको रिलीफ मिलती है और उनके गरीब आवाम के लिए अद्वियात आ रही हैं। बहस ये हो रही थी कि जो पैसे मिलेंगे वो अमेरिका कह रहा था जी हमारी मार्केट से खरीदें, वो कह रहे थे दवाइयाँ हम खरीदेंगे। एक बात तो क्लियर थी ना, उन्हें कुछ मिल ही रहा था ना जो बहस हो रही थी। नहीं तो बहस क्यों होती, बहस तो शुरू हो गई थी और कतर के जरिए पैसे आने थे, ये भी अरे इसीलिए कतर अहम रोल अदा कर रहा है इस नेगोशिएशन में। तो मैं अब क्या इसमें कह सकता हूँ, बदकिस्मती है। मैं ये चाहूँगा कि दोनों साइड से फ्लेक्सिबिलिटी, और असल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप को मुश्किल आई हुई है ये इलेक्शन जो आ रहे हैं वहाँ, और इजराइल को भी मौत है। उनको तो मौत नज़र आ रही है नेतन्याहू को कि बहुत अनपॉपुलर हो गए थे वो। और ये जो MOU साइन हुआ था 92% इजरायली समझ रहे थे कि इसमें डिफीट है इजराइल की और अमेरिका की। लेकिन ईरानी खुद सोचें कि उनके मफाद में क्या है। मैं तो कुछ नहीं, इससे हम तो एक हमदर्द हैं, हमारे उनसे नेबरी रिलेशंस हैं, हमारे उनसे रिश्ते कदीम हैं, तमद्दुनी, मजहबी, तारीखी, लसानी, और मैं क्या कह सकता हूँ। इसी हमारी हमदर्दियाँ तो हैं, लेकिन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर ये मान भी लें कि शायद उनकी पूरी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी, जैसे मैंने खुद जिक्र किया लबनान का, तो अगर उनको तेल से उठ गई थी सैंक्शंस को बेच सकते हैं। और ये बात हो रही थी कि जो पैसे मिलेंगे वो आप दवाइयों में खर्च करेंगे या वो आप अमेरिका से लेके खर्च करेंगे। तो इशारा तो मिल रहा था ना कि पैसे मिलेंगे। अब मैं इससे क्या ज़्यादा कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल है दोनों साइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, और मेरे ख्याल में जंग दोनों के फेवर में कोई पार्टी कुछ हासिल नहीं कर सके। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन सर बिल्कुल ही हासिल नहीं कर सकेगी। अब जिस तरह से ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी अब नाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ले रहे हैं, दुनिया को गुजरने के लिए 20% टैक्स देना होगा, यही बात पहले ईरान कह रहा था। उस वक्त अमेरिका को इस मुतालबे पर एतराज था, अब खुद टैक्स मांग रहे हैं। ये दोहरा म्यार क्यों? प्रेसिडेंट ट्रंप जो चाहे कह दे, वो बादशाह जंगल के बादशाह हैं, वो जो चाहे कह दे कि वो पता नहीं क्या शेर अंडा देता है या बच्चा देता है, ये तो उनकी मर्जी है ना, वो जो चाहे कह दें। तो इनकी बात पे मैं नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का वो क्या कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां, और उनका अपना अंदाज़े बयां है प्रेसिडेंट ट्रंप का। अमेरिका को या ईरान को भी पता है। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि ईरान को देखना चाहिए उनको कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं। हर सूरत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं एज अ पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि हमारा जो नेबरिंग मुल्क है ईरान वो स्टेबल रहे।
जंग हमारे बिल्कुल हमें भी नहीं सूट करती। एक और बात है कि हमारे गरीब आवाम पे और बोझ पड़ जाएगा, तेल और महंगा हो जाएगा, और जो हीलियम और फर्टिलाइजर्स पास करती हैं उसके लिए भी मुसीबत हो जाएगी। तो हम तो कोशिश करेंगे अपने मफाद में भी और ख़ित्ते के अमन के मफाद में भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि पस पुश क्या बात हो रही है। आई एम सर्टन the field marshal and the prime minister are probably in touch on both sides, and I think they should be.